Hello and welcome, dear students. This is NK Arya, the mathematics coach. Today we have to discuss another topic related to relation and function chapter class 11th. Second chapter we have to discuss here the third exercise of relation and function, which are related to topic function. In this exercise or video, we have to discuss a type of function, working rule of function, and various things which we can understand from this chapter and this exercise we have to discuss. Also, you can read this chapter in 12th class, first chapter. So today we have to discuss a function. जी हाँ, all students, आप सभी इस चीज़ को गौर से समझें, क्योंकि ये कंसेप्ट न केवल 11th क्लास के रूप में आपको काम आएगा, बल्कि जैसा कि आप 12th क्लास के अंदर जाओगे, फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होगा, जहाँ पर 11th क्लास का ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म होगा। और इस वीडियो को जो हम आज रिकॉर्ड करेंगे फंक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पर इस वीडियो को हम 11th क्लास के अकॉर्डिंग समझेंगे। समझ गए ना? थोड़ा सा ध्यान रखिए, यानी कि आपको 11th क्लास में इसकी कितनी ज़रूरत है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड का मतलब इसका जो हायर लेवल होगा वो आपको 12th क्लास में मिलेगा। 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आप हमारी 12th क्लास की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको फंक्शन को डिटेल में समझने को मिलेगा। सेकंड एक्सरसाइज जब आप जाओगे 12th क्लास की NCERT के अकॉर्डिंग या RD शर्मा RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग, कोई अदर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फंक्शन को समझने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आप ये वाली वीडियो, इसके साथ साथ 12th क्लास की वीडियो जो फंक्शन से रिलेटेड है, सिर्फ एक वीडियो, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको फंक्शन के बारे में और ज़्यादा हायर लेवल पे समझने का मौका मिलेगा। बट जो 11th क्लास में यूज होने वाली चीज़ें हैं वो हम एक बार यहाँ समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है। 12th क्लास में आपको क्वेश्चन में फंक्शन पहले से मिलेगा। बात समझिए कितना अंतर है 11th और 12th में। 11th में तो आप स्टेटमेंट को देख करके ये समझेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, यानी ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। 12th में फंक्शन तो आपको ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा। फंक्शन की बहुत प्रकार की टाइप होती है, तो 12th में आप क्या सीखेंगे कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है। 11th में क्या समझेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, यानी 12th में तो आप फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करके उसके टाइप के बारे में सीखेंगे। तो एक बार समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। टुडेज टॉपिक, ठीक है, फंक्शन। किससे रिलेटेड रहेगा? फंक्शन। फंक्शन को जैसे रिलेशन को R से, वैसे फंक्शन को F से डिनोट कर देते हैं। इसकी भी दो ही टाइप होती है, दो फॉर्म होती है इसकी। टाइप तो कई होती है बट फॉर्म इसकी कितनी होती है? दो होती है। कैसे? दो फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म, जैसा आपको पता है। ठीक है जी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या मिलता है आपको कि जैसे आपका फंक्शन मिल गया जी आपको एक्स वाई की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। यहाँ एक्स और वाई के बीच में कोई कंडीशन आपको मिलेगी, जैसे रिलेशन के अंदर मिलती है। ये एक्स और वाई, सी का मतलब कंडीशन मैंने लिख दिया। ठीक है जी। एक्स और वाई किसी सेट से बिलोंग करते हुए मिलेंगे। सेम से भी हो सकता है, डिफरेंट सेट से भी हो सकता है। ठीक है जी। ये आपकी कौन सी होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। जब इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन ऐसा लिख दिया, ठीक है जी, 1 2 2 3 और 3 4, समझ गए ना? तो ये आपकी कौन सी होगी? रोस्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने हर एक ऑर्डर पेयर को अलग से डिनोट कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक सेट था जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3 और एक सेट आपके पास था बी जिसमें थे 2 3 4 5, ऐसा कुछ आपके पास था। ठीक है जी। तो आपका फंक्शन क्या था? आपका फंक्शन A to B एग्जिस्ट करता था, मैपिंग करवाता था कि A सेट की B सेट के ऊपर क्या होती है? मैपिंग होती है। ठीक है। तो पहले एक बार हम फंक्शन की कंडीशन लेके चलते हैं कि फंक्शन की क्या कंडीशन होती है। फंक्शन की मेनली दो कंडीशन होती है। अगर उन दो कंडीशन को कोई सेट सेटिस्फाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सेटिस्फाई करते हैं, तब जाकर के उसको हम फंक्शन बोलते हैं। बात सुनिए, फंक्शन बनता कैसे है। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जब आप एक सेट की अपने आप के साथ या किसी एक सेट की किसी दूसरे सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। उस क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास बहुत प्रकार के ऑर्डर पेयर निकल करके आते हैं।
उन बहुत प्रकार के ऑर्डर पेयर में से कुछ विशेष एक ऐसे विशेष जो स्पेसिफाई दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर को हम लेके चलते हैं। उन ऑर्डर पेयर को लेकर के वो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के बाद हम उसको फंक्शन का नेम दे सकते हैं। रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होता है वो भी यहाँ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी, रिलेशन और फंक्शन में क्या होता है। ठीक है जी, तो कंडीशन इसकी कुछ ऐसी होती है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है A और एक सेट आपके पास क्या है B, और आपका फंक्शन यानी आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो A to B है और फंक्शन क्या होता है A to B होता है। ठीक है, समझिए A सेट के अंदर अपने पास एलिमेंट था 1 2 और 3, B के अंदर क्या था 2 3 4 मान लीजिए 5 तक। ये एक डेमो के रूप में है, कोई भी क्वेश्चन आपको किसी रूप में दिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये फंक्शन क्यों है, देखिए जी फंक्शन क्या बोलते हैं, 1 की मैपिंग किसके ऊपर है 2 के ऊपर, 1 किस पे जाएगा 2 पे, 2 किस पे जाएगा 3 पे, 3 किस पे जाएगा 4 पे, 5 क्या अपने पास एम्प्टी है, 5 क्या है एम्प्टी। बात सुने ध्यान से, पिछली वीडियो के अंदर जिन बच्चों ने रिलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे यही अनुरोध है कि आप पहले रिलेशन की वीडियो देखें ताकि आपको वीडियो देख करके क्वेश्चन समझने में कोई तकलीफ ना हो। बहुत प्रकार के डाउट आपके पहले ही सोल्व हो जाएंगे। जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियो देख रखी है उसको फंक्शन को समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, बस थोड़ा सा चेंज है रिलेशन और फंक्शन में, थोड़ा सा चेंज है। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, फंक्शन होने के लिए भी कोई रिलेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है जी, समझ गए ना। देखो यहाँ पर क्या कंडीशन, इनके बीच में कंडीशन ये कि सेकेंड वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से एक ज़्यादा है। कुछ और भी कंडीशन, बहुत प्रकार की कंडीशन हो सकती है, फंक्शन की बहुत प्रकार की कंडीशन हो सकती है। तो जैसा कि आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था कि ये वाला सिस्टम क्या चलता है, आपका डोमेन से चलता है। ये वाला सिस्टम क्या होता है अपना को डोमेन होती है। और जो हमें ये मिलते हैं एलिमेंट, जो आउटपुट हमें मिलती है, देखो जी आपको बताया गया था कि इन सबको क्या बोलते हैं हम इनपुट, क्या बोलते हैं इनको इनपुट। हम सिस्टम के अंदर क्या करें, कुछ इनपुट डाल दिए हमने। ठीक है जी, तो ये फंक्शन लगा दिया हमने 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर फंक्शन लगाने के बाद क्या मिला, आंसर मिला। ठीक है, जो हमें आंसर मिलता है इसको क्या बोलते हैं हम आउटपुट, क्या बोलते हैं इसको आउटपुट, या इसको मेनली क्या बोलते हैं हम रेंज बोलते हैं। देखो जी इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि जब हम 1 के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, किस पे अप्लाई कर दिया 1 पे, तो आंसर क्या मिला हमें 2। क्या आंसर मिला हमें 2। जब हमने 2 पे अप्लाई किया, इस 2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिया तो आंसर क्या मिला 3। 3 पे अप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको 4। बोलो बात समझ में आई है। ठीक है जी, तो हम इसको ऐसे नोटेट करते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं। सेट ए की सेट बी के ऊपर हमने क्या कर दी, मैपिंग करवा दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन को लेकर के इसको फंक्शन का नेम दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 11th क्लास के अकॉर्डिंग भी फंक्शन कितने टाइप का, कितना अपने काम आएगा, कितना आगे जा करके हम चलेंगे। ठीक है जी, तो फंक्शन की देखो जी 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन के अंदर, ध्यान से सुने, डोमेन के अंदर आपका एक भी सेट, देखो जी आपको पता है ये वाली क्या होती है अपनी इमेज और इधर वाली क्या होती है परी इमेज। देखो 1 की इमेज क्या 2, 2 की इमेज 3 है, 3 की 4, 2 की परी इमेज कितनी 1, 3 की परी इमेज कितनी 2 और 4 की परी इमेज कितनी है 3 है। समझ गए ना, उधर वाली इमेज होती है, इधर वाली परी इमेज होती है। डोमेन के अंदर ध्यान से सुने, फंक्शन की मेन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है डोमेन के अंदर एक भी सेट, एक भी एलिमेंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आपका, खाली। मतलब कि डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी इमेज नहीं बनेगी। एवरी एलिमेंट बिलोंग टू डोमेन हैव यूनिक इमेज। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, उधर खाली रह सकता, कोई समस्या नहीं है। सेकंड कंडीशन ये है, इधर जो भी एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज बनेगी। समझ गए ना, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। ठीक है जी, 2 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन खाली नहीं रहेगा, सेकंड कंडीशन जाएगा भी तो अपनी तरफ से एक पे जाएगा। समझ गए ना, तो इसकी मेन कंडीशन 2 है। दोनों कंडीशन को मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पर के कि कंडीशन फॉर फंक्शन, यहाँ पर लिखें नोट में। ठीक है, एवरी एलिमेंट बिलोंग टू डोमेन, हैज़ यूनिक इमेज। इसमें दोनों चीज़ आ गई। फर्स्ट चीज़ तो क्या आ गई आपकी, एवरी एलिमेंट आ गया, पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या आ गई, यूनिक इमेज। इमेज भी कैसी बनेगी, यूनिक बनेगी।
मतलब क्या है, बात ध्यान से सुने, आप 11th क्लास में अगर हैं, ये वाली चीज़ ऐसे हो सकती है, 1 किस पे गया जी 2 पे, 2 भी किस पे चला गया 2 पे, ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा। हो सकता है ये जो 3 वाला है ये भी किस पे चला जाए 2 पे। बात सुनिए ध्यान से, उधर कोई कंडीशन नहीं खाली रह सकता, जैसे 5 खाली है तो 4 खाली है, 3 भी खाली रह सकता है। 1 अपनी तरफ से एक ही इमेज बनाता है, 2 ने भी तो अपनी तरफ से एक ही इमेज बनाई है, 3 ने भी अपनी तरफ से एक ही इमेज बनाई है, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता। देखो ध्यान से कि इमेज एक बनेगी, पर इमेज कितनी भी हो सकती है, जैसे 2 की पर इमेज कितनी यहाँ पे 3 है, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा अप्लाई नहीं हो सकता कि 1 2 पे भी चला गया और 1 3 पे भी चला गया। अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, बात सुने ध्यान से, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन लिखा था तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे 1v2 2v2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनता अपने पास, इसका मतलब ये होता कि 1 की इमेज क्या बने 2, अब 2 की भी कितनी बनेगी 2 बनेगी, और 3 की भी कितनी बनेगी 2 बनेगी। समझ गए जी। यानी कि अगर इसको मैं फंक्शन की फॉर्म में लिखूँ, समझने का प्रयास करें, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 2 2 2 और 3 2। समझ गए जी। यानी कि बाद वाली लास्ट वाली टर्म, यानी जो आपका रेंज वाला सिस्टम है वो रिपीट हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 इस पे भी चला गया और 1 इस पे भी चला गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 1 की इमेज कितनी बनी 2, फिर दोबारा से 1 की इमेज कितनी बनी 3, यानी कि ये क्या बनेगा 1 2 और 1 3। समझ गए ना, बाकी जो भी चलेगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, फिर ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन की कंडीशन क्या है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 2 प्रकार की फॉर्म इसकी रहेगी, एक सेट बिल्डर और एक रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हैं सेट वगैरह सिस्टम को, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आप किसी सिस्टम को रोस्टर फॉर्म में लेके चलते हैं समझने के लिए। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमारी बुद्धि का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शॉर्टकट में सीखना शुरू कर देते हैं। किस में सीखना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट में। शॉर्टकट का मतलब है अब हर एक एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ से काम चला सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर में मिल सकते हैं। आप रोस्टर में चेंज करोगे, रोस्टर में चेंज करने के बाद हम पिक्चर बना सकते हैं, और पिक्चर बनाने के बाद क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। 2 फॉर्म है, टाइप अभी आगे पढ़ेंगे। फंक्शन की कंडीशन मैंने आपको बता दी, इसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा, इस पर अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, इस पर अप्लाई किया तो क्या मिलेगा। ठीक है, फंक्शन की मेन कंडीशन क्या है, डोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, को डोमेन में खाली रह भी सकता है और हो सकता है सारे के सारे शामिल हो। ठीक है, यूनिक इमेज बनेगी, एक बंदा एक ही के साथ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन रिपीट नहीं होगा। मेन कंडीशन क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपीट नहीं होगा। लास्ट वाला रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्रॉस भी बन सकते हैं जी, समझ गए ना, क्रॉस बन सकती है। जैसे मान लें 2 की इमेज कितनी है 5 और 3 कितनी है 4 है। ठीक है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन क्या दी गई, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, रोस्टर फॉर्म बनती है, ऑर्डर पेयर बनते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशन मिलेगी, डिफरेंट कंडीशन के बेस पे आपको डिफरेंट ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो किस लिए दिए जाते हैं, ताकि आपका IQ लेवल, आपका माइंड सेट चेंज हो सके, कि अगर आपको सिचुएशन बदल के दे दी जाए तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसीलिए मैथमेटिशियन आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलो जी एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं इससे बेसिस, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और साथ साथ इसके टाइप समझते रहेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं 2 4 5 इसके। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलो बेटा एक बार, कि फंक्शन दिया क्या है आपको, मतलब चेक करना कि फंक्शन है या नहीं। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 और 1 और 17 और 1, ये चेक करना जी अपने को ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या चीज़ है, डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। बताओ जी, 2 5 8 11 14 17 डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं है तो फंक्शन ही पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और क्या है कि सबकी रेंज कितनी है 1 है। ठीक है, अगर मान, ठीक है, ये फंक्शन ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो इट इज़ ए, सो
इट इज ए फंक्शन लिख दोगे ना। अगर डोमेन लिखनी पड़ी तो कितनी लिखोगे 2, 5, 8, 11, 14 और 17। अगर रेंज लिखनी पड़े तो कितनी लिखोगे ओनली 1। समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है। 2 1 नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आपकी क्या है 2 1 2 1 4 2 4 2 6 3 6 3 8 4 8 4 10 5 10 5 12 6 बस 14 7 14 और 7 है, ठीक है। ये कोई कंडीशन आपकी, समझ गए ना। भाई क्या है इसमें, देखो फर्स्ट एलिमेंट देखो 2 4 6 8 10 12 और 14 रिपीटेड नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो डोमेन हो गया आपकी स्टार्टिंग वाली, और 1 2 3 4 5 6 7 तक ये क्या हो जाएगी आपकी रेंज हो जाएगी। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, देख लेना फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट होता तो वो फंक्शन नहीं है, अगर रिपीट नहीं होता तो आपका फंक्शन है, समझ गए ना। अगर वो रिपीट नहीं होता तो आपका फंक्शन है। और अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ भी कितना है 1 2 है और यहाँ भी कितना 1 3 है, बाद में चाहे अलग अलग हो 2 4 हो, बट देखो जी डोमेन का एलिमेंट क्या होगा रिपीट हो जाए, यानी कि 1 की 2 इमेज बन गई 2 भी और 1 की 3 भी। ये कंडीशन के खिलाफ है, जो फंक्शन की कंडीशन उससे क्या है ये खिलाफ है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसका रीज़न क्या लिखोगे 1 बिलोंग टू डोमेन हैव मोर देन 1 इमेज या 2 इमेज, कि 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 3 भी है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद सुनो ध्यान से कि फंक्शन कितने टाइप का आपका हो सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी हो सकते हैं एग्जाम के लिए कि आपको कोई फंक्शन दे दे f ऑफ x 3x + 7 और कोई बोल दे f ऑफ 0 निकालो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करना है जी, आपको x से क्या अप्लाई करना है 0 पुट करना है 3 0 + 7। अच्छा इसको y भी बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं भाई, जो हम फंक्शन लिखते हैं ना तो उसको क्या लिखते हैं x टेंड्स टू y बोलते हैं ऐसा, ठीक है। x मैपिंग करता y पे, तो हम जब फंक्शन को लिखते हैं तो हमेशा कैसे लिखते हैं इसको, फंक्शन को जब डिनोट करते हैं तो ऐसा हम लिखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। x को आगे लिखते हैं y को पीछे लिखते हैं, तो x को डोमेन की जगह यूज़ करते हैं और y को रेंज की जगह। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो था कि मान लीजिए अगर आपके पास ऑर्डर पेयर 1 2 है तो हमने क्या लिखा था कि 1 पे अप्लाई किया तो आंसर कितना मिला 2। तो अगर 1 की जगह मैं x लिखता हूँ और 2 की जगह y लिखता हूँ तो क्या बनेगा ये f(x) = y। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर f(x) को y के बराबर क्यों लिखते हैं, ये अपनी डोमेन है भाई, डोमेन पे फंक्शन अप्लाई करने के बाद तभी तो हमें रेंज मिलती है। तो अब हम 11th क्लास में f(x) को y के रूप में लिखना शुरू कर देते हैं। बात समझ आ गई ना। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं f(x) को y के इक्वल लिखते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बताई भी नहीं जाती, बट हम ऐसा ही इनको लेट कर लेते हैं। टीचर बोल देता है कि आपको ऐसा ही मान के चलना है, ठीक है। मान के नहीं चलते, ये कोई प्रूफ होता है इनका, ठीक है। तो 0 हो गया आपका, कितना बच गया 7। और पूछा जा सकता है -1 निकालिए, तो 3 × में -1 + 7, ठीक है। माइनस का 3 + 7 कितना आ गया ये 4। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते भी हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा कुछ चीज़ें और है साथ साथ सीख लें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी वो आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको टॉपिक वगैरह बीच बीच में सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया हर चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन होते हैं 4, आपको बार बार बताया गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या फंक्शन इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका आंसर निकालिए। मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं, आपको बोल देगा जी f(x) की वैल्यू है 3x प्लस में 7x प्लस में 8, ठीक है जी। और दूसरा फंक्शन दे दिया gx, भाई सिर्फ नोटेशन है 3x - 9 कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। और वो आपसे 4 चीज़ें पूछेगा, f + gx निकालिए। x का मतलब ये पूरा सिस्टम x के फॉर्म में, तो दोनों के साथ x है। f - gx निकालिए, f × gx निकालिए, f y में gx निकालिए, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको आप निकालोगे तो क्या बनेगा f(x) प्लस में gx। तो f(x) की वैल्यू कितनी है 3x + 7x + 8 और प्लस में gx कर दोगे 3x - 9, तो ये कितना होगा 10। 3x प्लस में 10x और माइनस का 1, या क्या। इसी प्रकार से क्या करना आपको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा 3x², 7 - 3 करो तो 4x, और ये 9 और 18 कितने हो गए 17, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना जी, 3x² + 7x + 8, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी, इससे करनी थी 3x - 9 से। और इसी प्रकार से डिवाइड करना 3x² + 7x + 8, और डिवाइड में कितना आएगा
3x माइनस, अब यहाँ पता है आपको पावर 1 है, ऊपर कितने 2 है, तो ऊपर वाली पावर बड़ी और नीचे वाली छोटी, तो आप इसको क्या करोगे पहले डिवाइड ही करोगे, जैसे आप 9th क्लास में या 10th क्लास में करते हैं, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। बोलो बात समझ आई है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको 2 फंक्शन दिए जाएंगे, उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कुछ कंडीशन हो सकती है यहाँ दे दें, जैसे यहाँ x3 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता 3, वो आपको बोला जाएगा कि x नॉट इक्वल टू 3, क्यों नहीं हो सकता भाई 3, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 लेते हो 3 इंटू 3 कितना 9, 9 माइनस 9 करो तो 0, तो किसी के भी नीचे 0 आता है तो आंसर क्या बनता है आपका नॉट डिफाइन बनता है। तो उसके लिए वो अपने लिए लिखता है, वो चीज़ें जो मैथमेटिशियन होता है क्वेश्चन देने से पहले वो अपने लिए लिखता है, ताकि ऐसी वैल्यू ना रखे वो जिससे आपका क्वेश्चन अनसेटिस्फाई हो, समझ गए ना, ठीक है ना। तो कोई ऐसी कंडीशन वो नहीं बना के चलता, तो पहले से वो अपनी लिमिट लगा के चलता है, भाई इस लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना, मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती, कोई बच्चा ऑब्जेक्शन ना करे मैथमेटिशियन के ऊपर, इसलिए वो पहले अपने ही कंडीशन लगा के चलता है अपने आप के लिए भी, ताकि क्वेश्चन एग्जिस्ट करे एक्चुअल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, बड़े गजब की चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स, जिनमें से एक आती जी, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज की बातें आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जिनमें से एक आती है आपकी आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, या इसको आइडेंटिकल फंक्शन बोल देते हैं जी, ठीक है। किसके बराबर होता है ये, f ऑफ x इक्वल टू वाई के बराबर होता है। क्यों होता है, इसमें x और y क्या होता है, इक्वल होता है, x और y क्या होता है इसमें इक्वल होता है। बढ़िया जी, मिलता हूँ 5 मिनट में, अभी वीडियो चल रही है, कहाँ, चलो वहीं आ जाऊँगा मैं। तो क्या होता है, f(x) किसके बराबर होता है, y के बराबर, f(x) किसके बराबर होता है, y के बराबर। यहाँ पर क्या होता है, x और y इक्वल होता है। जैसा आपको पता है, हमने सिर्फ नोटेट करने के लिखा है जी, x क्या होते हैं अपने डोमेन और y क्या होती है अपनी रेंज। जब डोमेन और रेंज के एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समझिए ध्यान से भाई। इसका मतलब क्या, जब हम फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, जब सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के ही ऑर्डर पेयर हमारे पास निकल करके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है ना। सेम टू सेम किसको बोलते हैं, सेम टू सेम, जब सेम चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हमें सिखाई जाती है। जैसे अपने पास ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। मान लीजिए 0 है, ये 1 2 3 4 ऐसे चलता है, 1 2 3 4, इधर ये माइनस में चलता है, ठीक है भाई। 1 है एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू भी 1, 2 है तो वाई की वैल्यू भी 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 0 है तो 0, एक स्ट्रेट ग्राफ ऐसे चलता है इसका, समझ गए ना। ये कौन सी वाली लाइन आपकी, एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है, एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का। किसका होता है ये, आइडेंटिटी का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है जी आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कोई बोलते नहीं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू -1 +1, जो भी है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, मान लीजिए 1 2 3 ये यहाँ पर है, तो ये आपका डायरेक्ट होगा x इक्वल टू 3, ये वाला ग्राफ होगा। ये सिर्फ एक लाइन होती है, समझ गए ना। क्योंकि इस यहाँ पर कहीं भी जाओगे ना आप, ऊपर वैल्यू x की वैल्यू क्या मिलेगी, इसके ऊपर आपको 3 मिलेगी। क्या मिलेगी, 3, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। एक होता है आपका यूनिवर्सल फंक्शन, यूनिवर्सल रिलेशन से निकल के आता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, एक सेट की अपने आपके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, वहाँ से क्या बनता है आपका यूनिवर्सल फंक्शन बनता है। इसके साथ साथ जो मेन है, जो 11th के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें 3 फंक्शन आते हैं आपके। एक होता है मॉडुलस फंक्शन, तीनों को एक साथ समझेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसको मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, मॉडुलस। जो ये वाला साइन होता है ना, ये वाला जो 2 बार का हम यूज़ करते हैं, इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, मॉडुलस के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस किसके लिए कंसेप्ट यूज़ किया गया, जब हम प्राचीन टाइम पे पीछे जब हमने फॉर्मूले वगैरह थोड़े थोड़े निर्माण करने शुरू किए, एरिया वॉल्यूम वगैरह के लिए, लेंथ वगैरह के लिए, तो कई बार क्या होता है, किसी फॉर्मूले से आपने देखा होगा जब आप 10th क्लास वगैरह में थे,
आप एरिया निकालते थे 7 चैप्टर के अंदर, एक फॉर्मूला लगाते थे 1/2x 1y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y2 माइनस y3, इस टाइप से कुछ आप कंसेप्ट का यूज़ करते थे, y3 माइनस 1 जो भी है, बहुत प्रकार के फॉर्मूले आप यूज़ करते थे। तो कई बार आपको याद है उन फॉर्मूलों से आपका एरिया बहुत बार माइनस भी आ जाता था। हम वहाँ क्या लिखते थे, एक बार माइनस लिख के अगली वाली लाइन में क्या लिखते थे, प्लस का, क्या लिखते थे, प्लस, और ब्रैकेट में लिखते थे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे जिनसे वॉल्यूम नेगेटिव आ जाएगा, फिर हम लिखते हैं नेगेटिव इसका पॉजिटिव लिख के अगले लाइन में वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए इस मॉडुलस फंक्शन का निर्माण किया गया है। भाई जब भी हम एरिया लेंथ वगैरह की बात करते हैं तो हमेशा मॉडुलस के अंदर लेके चलते हैं। भाई बाई चांस किसी कैलकुलेशन वगैरह से आंसर माइनस में आ भी, देखो चीज़ें रॉन्ग होना, गलत होना अलग मैटर है, माइनस में आना अलग मैटर है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर ही गलत आ गया और आपने उसको प्लस लिख दिया, नो। भाई आपको पता है वो वैल्यू माइनस की भी आ सकती है। अब जो चीज़ माइनस की एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए हमने किसकी खोज की थी, मॉडुलस की। तो मॉडुलस का काम क्या है, मॉडुलस का काम ये होता है कि आप किसी भी चीज़ पे मॉडुलस अप्लाई करोगे तो वो उसको प्लस की वैल्यू बना देगा। क्या बना देगा वो, अगर आप +5 पे भी अप्लाई करो तब भी प्लस का 5 मिलेगा, -5 पे अप्लाई करोगे तब भी आपको वो +5 मिलेगा। समझ गए ना। तो ये किसके काम आता है, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने के काम आता है। ठीक है, अब ये चीज़ें ऐसी है भाई जैसे आप x का मॉडुलस अगर हटाते हो तो इसके साथ 2 साइन लगाए जाएंगे, प्लस और माइनस का। कारण क्या होता है, मान लीजिए इसका आंसर क्या है, ये मॉडुलस x = 5 है, तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, +-5 आएगा। क्यों, क्योंकि जो प्लस का 5 हमें मिला है ज़रूरी थोड़ी है कि वो प्लस ही 5 से मिला हो सकता है वो माइनस के 5 से ही मिला हो। समझ गए ना, ये अपना x की जगह =5 है, समझ गए ना। तो x की 2 वैल्यू हो सकती है, प्लस की भी और माइनस की भी। ये तो हमें फाइनल आंसर मिलता है, ठीक है ना। तो मॉडुलस किसके काम आता है, हमें किसी भी चीज़ को प्लस करने के। लेकिन जब हम मॉडुलस हटाते हैं ना, मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो वो प्लस करता है, लेकिन जब मॉडुलस को हटा करके हम किसी चीज़ को सोल्व करने की चलते हैं तो हम 2 प्रकार से सोल्व करते हैं उस वैल्यू को, एक बार प्लस की लेकर के और एक बार माइनस की लेकर के। बोलो बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें आपका आता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, आप इनको आगे पीछे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सिग्नम फंक्शन ये किसके लिए यूज़ होता है, समझिए ध्यान से। बहुत बार हमारा ग्राफ चलता है, बहुत बार क्या चलता है, हमारा ग्राफ चलता है। मान लीजिए ऐसे चल पड़ा, ये मान लीजिए यहाँ पर कितना 3 है, x की वैल्यू 3 पे कुछ और मिलेगी, ठीक है। और जैसे आप हो सकता है कि 3 पे इसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, किसी और फंक्शन पे कुछ और मिलेगी यहाँ पर, और फिर आपका ग्राफ हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो। समझ गए ना। तो कई बार क्या होता है, ये मान लीजिए आपका 3 यहाँ पर था, ये 3 आपका यहाँ पर था, तो कोई फंक्शन यहाँ पर भी इसकी वैल्यू अलग है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। जब किसी फंक्शन की वैल्यू किसी विशेष पॉइंट से लेस देन पे अलग मिले, इक्वल पे अलग मिले और ग्रेटर देन पे अलग मिले, ठीक है जी। जब किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक विशेष पॉइंट से लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, इसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू अलग अलग होती है या इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू तो कंज्यूम कर जाए। कंज्यूम करने का मतलब जैसे ऐसा दे दे कि x लेस देन और इक्वल टू पे तो अलग है और ग्रेटर देन पे अलग है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जब आपके फंक्शन, जब किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट से सोल्व करना पड़े, यानी कि एक से ज़्यादा, हो सकता है कि लेस देन पे अलग हो, इक्वल पे अलग हो, ग्रेटर देन पे अलग हो, तीनों पे अलग अलग हो, या हो सकता है कि उस पॉइंट से ग्रेटर देन पे कुछ अलग हो और लेस देन पे कुछ अलग हो, 2 वैल्यू सोल्व करनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या होता है, किसी एक विशेष रिप्रेजेंटेशन को ही शो करता है सिग्नम फंक्शन, इसका नाम दे दिया ऐसे। समझ गए ना भाई। आप किसी फंक्शन को लेके चलते हैं और आपको पेन उठाना पड़ता है, क्या उठाना पड़ता है, पेन। मतलब आप इस पॉइंट पे तो यहाँ रुक गए, आगे नई वैल्यू शुरू करने के लिए आप कहीं और से स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना। एक होता है फंक्शन कंटिन्यूस चलता रहता है, एक हम गैप लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। समझ गए ना, उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। डिटेल में इसको फिर बाद में हम एक्सरसाइज के अंदर रीड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम, एक और टॉपिक है ज़बरदस्त आपका, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, क्या होता है ग्रेटेस्ट
इंटीजर्स फंक्शन। ये किसके लिए यूज होता है? ये इस ब्रैकेट के लिए यूज होता है, ठीक है जी, कैपिटल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वैल्यू देता है लोवेस्ट। बात समझिए ध्यान से कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ अप्लाई किया जाता है। ये किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को, किसी डेसिमल वैल्यू को, किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को इंटीजर में चेंज करने के काम आता है। कहाँ पर आकर छोड़ देगा? पीछे आकर छोड़ देगा, जहाँ पर वो गैप रुकेगा। मान लीजिए आपके पास क्या होता है, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, समझिए ध्यान से। आप यहाँ कोई वैल्यू छोड़ते हैं, अगर वो वैल्यू यहाँ अटक भी जाती है तो वो यहाँ आकर के रुकेगी। यहाँ अगर आपने वैल्यू छोड़ दी वो यहाँ के रुकेगी, यहाँ वैल्यू छोड़ दी तो यहाँ के रुकेगी, ठीक है ना। ये एक विशेष पॉइंट पे लेकर के आता है, लेकिन किसकी तरफ? पीछे की तरफ। किसकी तरफ है? पीछे की तरफ। समझने का प्रयास करें। अगर आप इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं 2.1 तो पॉइंटेड को हटा देता, पीछे ले आता, पीछे 2 पे आके रुकेगा, ठीक है। इसका ग्राफ भी समझेंगे, एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। 2.5 भी अगर आपने लिया तो भी कितना मिलेगा? 2। 2.9 भी ले लिया तो भी कितना मिलेगा? 2। कुछ जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 5 से कम है तो पीछे आएगा, 5 से ज़्यादा है तो आगे जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप इस नोक पे भी रखोगे ना, इस नोक पे भी रखोगे तो भी इधर आके रुकेगा। बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो ये इस काम आता है। तो समझिए इसका ग्राफ कैसे चलता है। 3 फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन में आप डिफरेंस लेकर के चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से इसका ग्राफ कैसे चलता है। यानी कि f ऑफ 2.1 से लेके 2.9 तक भी जाओगे तो किस पे आंसर मिलेगा आपको? 2 पे आके रुकेगा। मान लीजिए आपके पास ये 1 और ये आपके पास 2 और ये आपके पास है 3 है। आप मान लीजिए यहाँ से स्टेटमेंट लेके चले हैं, यहाँ से लेके चले, यहाँ से 2 के ऊपर भी, ये 2 से, बल्कि 2 से शुरू करो ना, 2.0 से लेकर 2.9 तक कहाँ पर आकर के गए? 2 के ऊपर। 2 पे भी 2 मिलेगा। 2.1 से लेके ये जो आपका यहाँ पर क्या है 3 है, इससे यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका 2.9 है। तो आपका ग्राफ कहाँ पर आकर रुकेगा? 3 पे तो 3 चला जाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी है वो कहाँ पर आकर रुकेगा? 2 पे। इसी प्रकार ये यहाँ पे 1 है, 1 से लेके 1.9 तक कहाँ पर आकर रुकेगा? 1 पे। ऐसे ही 0 पे है। ऐसे ही अगर आप माइनस में चलो तो पीछे की तरफ चलेगा। ये समझ गए ना, पीछे की तरफ। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया माइनस का 2.1 दे दिया, तो ये -3 पे आके रुकेगा। समझ गए ना। कारण ये है, मान लीजिए आपका -1 है, ये -2 और ये -3 है, ठीक है जी। तो ये कितना 2 था, ये कितना था 2 था। इससे नीचे जब चलोगे ना तो कितने तक चलेगा? ये 3 तक चलेगा। ये 3 से, क्योंकि आगे उस तरफ बढ़ता है, तो 3 से लेके आगे कहाँ तक जाओगे? 2.9 तक जाओगे माइनस में। तो 2.9 तक भी जो चीज़ होगी वो कहाँ पर आकर रुकेगी? पीछे आकर रुकेगी। कहाँ रुकेगी? पीछे। इसका ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा इसका ग्राफ? नीचे की तरफ बनेगा। बोलो बात समझ आई है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जब आप इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो वो उसको किस में चेंज कर देता है? 5.9 भी है तो किस पे आकर रुकेगा? ये 5 पे आकर रुकेगा। इंटीजर में चेंज कर देता है। इस प्रकार से आपके बहुत प्रकार के फंक्शन होते हैं, जिसमें आपका लोगैरिथम फंक्शन भी आता है, एक्सपोनेंशियल भी आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी आता है। बट इन सभी फंक्शन को आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जा करके भी समझ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल की वीडियो वहाँ पर मैं बना करके डाल रखी है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये अब आपको बार बार अलग अलग सेम चीज़ें अलग अलग ना पढ़नी पड़े बार बार, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, 11th क्लास के लिए इतना पोर्शन डाला है और इसकी सेकंड वीडियो के अंदर इसका हायर लेवल डाल लेंगे हम 11th क्लास का ही, और 12th क्लास में ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को एक कम्बिनेशन रूप में पढ़ना चाहेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आपका IQ लेवल और फंक्शन से लेकर जितने भी डाउट वगैरह हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, फंक्शन को समझ सकते हैं। लगभग आपको 2 एक्सरसाइज का मटेरियल यहाँ बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन हमारे चैनल के ऊपर मिलेगा।